नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतिम संस्कार क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी की मृत्यु के बाद उसके लिए की जाने वाली क्रियाएं क्यों महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मानसिक सांत्वना के लिए नहीं है, बल्कि मानवीय प्रणाली के काम करने के तरीके की एक गहरी समझ की वजह से बनी है। कैसे मृत्यु के बाद की क्रियाएं मृत व्यक्ति और जीवित लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह शरीर और कुछ नहीं, बस इकट्ठा की हुई चीज़ों का ढेर है। यह धरती का बस एक टुकड़ा भर है जिसे हमने उठा लिया है। हमने अपने शरीर के रूप में जो कुछ भी उठाया है, उसका हर एक कण, हर एक परमाणु हमें एक एक करके यही छोड़ना होगा। जब हम मन के बारे में बात करते हैं, तो मृत्यु की प्रक्रिया में विवेक करने वाली बुद्धि भी यही छूट जाती है। यह सारी जानकारी जो इकट्ठा की गई है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन और वह जानकारी जिसे कर्म कहा जाता है, यानी हमारा सॉफ्टवेयर, ये सब ऐसे ही बनती रहती है, पर विवेक बुद्धि चली जाती है। अगर आप अस्तित्व की सुखद अवस्था में जाते हैं, तो हम इसे स्वर्ग कहते हैं। अगर आप अस्तित्व की दुखद अवस्था में जाते हैं, तो हम इसे नर्क कहते हैं। ये दोनों कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव के स्तर की वास्तविकताएं है। मान लीजिए कि आज आप कहीं पढ़ते हैं कि शेयर बाजार में मंदी है, और आप सोचते हैं कि आपका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी अगर आपके पास पर्याप्त विवेक बुद्धि और समझ हो, तो आप सोचेंगे, ठीक है, मेरा इतना चला गया है, पर अभी भी मेरे पास इतना तो है, आज मुझे खुश रहना चाहिए। तो आप अपने आप को किसी और चीज़ में व्यस्त कर लेते हैं और खुश रहते हैं। अगर आपकी यह विवेक बुद्धि चली जाए, तो आप मजबूरी में अवस्था या डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर जिस भी प्रकार की आपकी गुणवत्ता है, उसके रुझाने के हिसाब से ही आप व्यवहार करेंगे। जब कोई अपना शरीर छोड़ता है, तो उसकी विवेक बुद्धि चली जाती है। उसके बाद आप सिर्फ अपने उन रोजाना के हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मन आपको चलाते हैं। और ये उस सॉफ्टवेयर पर निर्भर करते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। क्योंकि अब न तो विवेक बुद्धि रहती है, न ही कोई तमीज़। तो जिसका शरीर छूट गया है, उसके मन में अगर आप सुखद अवस्था की एक बूंद भी डाल दे, तो यह सुखद अवस्था लाखों गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप उसके मन में दुखद अवस्था की एक बूंद भी डाल दे, तो दुखद अवस्था भी लाखों गुना बढ़ जाती है। ये थोड़ा वैसा ही है जैसा छोटे बच्चों के साथ होता है। वे खेलने निकल जाते हैं, तो जब तक इतने थक कर चूर न हो जाते कि आगे खेल ही न पाए, तब तक खेलते रहते हैं। क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान उनमें नहीं होता कि कब रुकना चाहिए। मृत्यु के बाद व्यवहारिक ज्ञान पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। एक बच्चे जितना भी नहीं रहता, तो तब आप मन में जो भी गुण डालते हैं, वो लाखों गुना बढ़ जाते हैं। इसी अवस्था को स्वर्ग और नर्क कहा जाता है। अगर आप अस्तित्व की सुखद अवस्था में जाते हैं, तो हम इसे स्वर्ग कहते हैं। अगर आप अस्तित्व की दुखद अवस्था में जाते हैं, तो हम इसे नर्क कहते हैं। ये दोनों कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव के स्तर की वास्तविकताएं हैं, जिनमें से होकर वही जीवन गुजर रहा है। जिसने अभी अपना शरीर छोड़ा है, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं
जिनसे आप किसी तरह से उस बिना व्यवहारिक ज्ञान वाले मन में सुखद अवस्था की मधुरता की एक बूंद डाल दे जो लाखों गुना बढ़ जाए और वो जीव सूक्ष्म शरीर खुद के बनाए हुए स्वर्ग में रह सके। मृत्यु के बाद की क्रियाओं के पीछे का मूल विचार यही है। ऐसे भी क्रियाएं होती हैं जिनसे मृत व्यक्ति की अगली यात्रा पर कम से कम कुछ असर डाला जा सके। इसी आधार पर सारी मृत्यु क्रियाएं बनी हैं। जब कोई मर जाता है तो पहला काम जो पारंपरिक रूप से लोग करते हैं वे मृत शरीर के दोनों पैरों के अंगूठियों को एक साथ बांध देना। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मूलाधार को कुछ इस तरह से सख्त कर दिया जाता है कि उस जीवन को वहाँ से शरीर के अंदर फिर से प्रवेश न मिले। जो जीवन इस जागरूकता के साथ नहीं जिए है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, वो जीवन शरीर के किसी भी खुले भाग से होकर फिर से शरीर के अंदर जाने की कोशिश करेगा, खास तौर पर मूलाधार से होकर। मूलाधार वह जगह है जहाँ जीवन शुरू होता है और शरीर जब ठंडा पड़ना शुरू करता है तब यही शरीर का आखिरी गर्म भाग होता है। पारंपरिक रूप से हमने हमेशा ऐसा कहा है कि किसी के मरने पर उसके शरीर को एक खास समय में जला देना चाहिए। इसका कारण यह है कि जीवन शरीर में वापस आने की कोशिश करता है। शरीर को जलाने मृत व्यक्ति के बाद जीवित रहने वाले के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके किसी एकदम प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाए तो आपका मन उपद्रव्य करना शुरू कर देता है, यह सोचते हुए कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और भगवान उसे वापस ले आए। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, पर फिर भी मन तो खेल खेलता है क्योंकि उस व्यक्ति के लिए आपकी अपनी भावनाएं हैं। इस तरह से जिस जीवन ने अपना शरीर छोड़ दिया है उसे भी लगता है कि वह शरीर में वापस आ सकता है। अगर आप इस नाटक को रोकना चाहते हैं तो 1.5 घंटे के अंदर ही मृत शरीर को जला देना चाहिए। आजकल लोगों ने इस समय को 4 घंटे तक यही सुनिश्चित करने के लिए बढ़ा दिया है कि वह वास्तव में मर गया है, पर शरीर को जितना जल्दी हो सके उसे ले जाना चाहिए। किसानों के बहुत से समाजों में मृत शरीर को दफनाने की परंपराएं है क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि उनके पूर्वजों के शरीर जिस मिट्टी से आए थे उन्हें उससे मिट्टी में वापस जाना चाहिए जिसने उनका पोषण किया था। आजकल तो आप अपना खाना स्टोर्स में से खरीदते हैं तो पता ही नहीं कि ये आता कहाँ से है, तो अब दफनाने की विधि करना ठीक नहीं है। पुराने समय में जब वे मृत शरीर को अपनी ही जमीन में दफनाते थे तो शरीर पर नमक और हल्दी लगा देते थे जिससे वे जल्दी ही मिट्टी में मिल जाए। शरीर को जलाना इसीलिए भी बेहतर है क्योंकि इससे पूरा मामला ही खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी परिवार में किसी को मौत हो जाती है तो लोग रोते चिल्लाते रहते हैं, पर जैसे ही शरीर का अग्नि संस्कार हो जाता है तो वे शांत हो जाते हैं क्योंकि अचानक ही सबको यह सच समझ में आ जाता है कि अब सब खत्म हो चुका है। यह न सिर्फ पीछे रह जाने वाले के लिए ठीक है बल्कि उस जीवन के लिए भी ठीक है जिसने अभी अभी शरीर को छोड़ा है, क्योंकि जब तक शरीर था उसे लगता था कि वो वापस आ सकता है, पर अब कोई संभावना नहीं बचती। मृत्यु के बाद की क्रियाएं सिर्फ मृत व्यक्ति को
उसके आगे की यात्रा की मदद देने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये पीछे छूट गए लोगों के लिए भी है। क्योंकि वह अगर अपने पीछे बहुत से आसान दुखी जीवों को छोड़ गया हो तो उनका जीवन भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें भूत आकर पकड़ेंगे, पर इसका असर वातावरण पर पड़ता है। जो रह गए हैं उन पर यह मानसिक ढंग से असर डालेगा। आसपास के क्षेत्रों में जीवन की क्वालिटी पर भी इसका असर होगा। यही वजह है कि दुनिया की सभी संस्कृतियों में मृत व्यक्तियों के लिए अपनी अपनी खास ढंग के क्रियाएं हैं। सामान्य रूप से ये पीछे रह गए नज़दीकी प्रिय व्यक्तियों के कुछ खास मानसिक मामलों को ठीक करने के लिए है। किसी न किसी ढंग से इनमें से कुछ सार्थकता भी है और कुछ विज्ञान भी, पर शायद दूसरी किसी संस्कृति में इतनी विकृति क्रियाएं नहीं हैं जितनी भारतीय संस्कृति में है। जितनी समझ और गहराई से भारतीय संस्कृति ने मृत्यु पर ध्यान दिया है, उतना किसी और संस्कृति ने नहीं दिया है। जैसे ही मृत्यु होती है, वहीं से लेकर बल्कि उससे पहले से भी ऐसी पूरी प्रणाली है जिनसे कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा फायदेमंद तरीके से संसार छोड़ सके। हर संभव दृष्टिकोण से जीवन को देखने के बाद भारतीय संस्कृति में यह कोशिश की गई है कि मुक्ति के लिए हर संभव चीज़ की जाए। अगर मृत्यु होने ही वाली है तो वे उसका उपयोग भी किसी तरह से मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। तो उन्होंने मर रहे व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति दोनों के लिए शक्तिशाली क्रियाएं बनाई हैं। अब तो ये क्रियाएं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि धरती पर लगभग हर व्यक्ति बिना जागरूकता के जीवन की यात्रा व्यवस्था के बारे में बिना किसी समझ के मरने लगा है। पुराने दिनों में ज़्यादातर लोग संक्रमण और रोगों से मरते थे, तो उनके लिए शरीर से परे का विज्ञान बनाया गया। जब वे शरीर में थे तो शायद घर के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उन्हें बीमारी क्या थी, या उन्हें सही इलाज ही नहीं मिलता था, या वे किसी और कारण से मर जाते थे। तो कम से कम मरने के बाद लोग उन्हें इस तरह से मदद करना चाहते थे कि जिससे वे ज़्यादा देर तक इधर उधर न भटके और जल्द ही उनका विलय या विसर्जन हो जाए। इस तरह से अंतिम संस्कार के पीछे का सार विज्ञान विकसित हुआ। दुर्भाग्य से अब तो ये सब अर्थहीन क्रियाएं बनकर रह गया है, क्योंकि लोगों के पास जरूरी समझ या काबिलियत ही नहीं है। अगर हम मृत लोगों पर ठीक से ध्यान नहीं देते तो उस समाज की किशोरावस्था के बच्चों को बहुत परेशानी होती है। शरीर छोड़ चुके जीव जो पहला काम करते हैं वो है किसी किशोर उम्र में लड़के लड़कियों की तरफ जाना, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा असुरक्षित और आसान जीवन होते हैं। किशोर अवस्था को आप पिघली धातु जैसी अवस्था का मानवीय रूप कह सकते हैं, जब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि हर तरह से जब विकास और बदलाव तेजी से हो रहे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में जीवन बहुत जल्द किसी भी तरह के असर में आ जाता है। अगर उनके आसपास कोई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसे किशोर उम्र के बच्चे सबसे जल्दी सोख लेते हैं। किशोर उम्र में लड़कों की तुलना में लड़कियां और ज़्यादा आसानी से इस तरह की बातों की चपेट में आ जाती है, पर किशोर अवस्था के पहले बच्चे खास तौर पर 8
10 साल तक की उम्र के बच्चे सामान्य रूप से इस तरह के प्रभाव में नहीं आते। उन पर ये असर नहीं करता। प्रकृति उनकी इस तरह से सुरक्षा करती है, तो आपको उन्हें ज़्यादा सुरक्षा देने की ज़रूर नहीं है। ज़्यादातर 10 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों पर ऐसी बातों का असर होता है। मैं जब असर होने की बात कर रही हूँ तो ये उनके हार्मोनल बदलाव या नशीली पदार्थों का संदर्भ में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, पर यह बात कुछ दूसरे असर के बारे में है जिनकी चपेट में बच्चे आ सकते हैं। आजकल आप देख सकते हैं कि किशोरावस्था में बच्चों को कितनी तकलीफ व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरानी पीढ़ियों में किशोरावस्था की इतनी समस्या नहीं थी। इसका कारण यह भी है कि हम मृत लोगों का सही ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे वो सॉफ्टवेयर इधर उधर भटक लटक रहे हैं और किशोर उम्र के बच्चे उनकी चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए या तो जागरूकता का पूर्वक जानने से या फिर अपनी समझ से सभी संस्कृति में लोग अपनी किशोर उम्र के बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाते हैं। धन्यवाद।